तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 6th क्लास की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। मैं जुलाहा। चैप्टर का नाम है मैं जुलाहा। यह एक आत्मकथा है बच्चों। तो चलिए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं कि वस्त्र किस प्रकार से बनाए जाते थे और हमारे देश में वस्त्रों का प्राचीन समय में वस्त्र किस प्रकार से बनते थे। तो यह प्रस्तुत पाठ में एक जुलाहे की आत्मकथा है। जुलाहा कहता है कि मैं आदिकाल से मानव की सेवा में लगा हूँ। जुलाहा क्या कहता है कि मैं आदिकाल से मानव की सेवा में लगा हूँ, बल्कि जब इंसान ने खेती करना नहीं सीखा था तब भी मैं जंगली पौधों से कपास चुनकर धागे तैयार करता था और वस्त्र बुनता था। मैंने मानव जाति का तन ढका है, उसे धूप और सर्दी से बचाया है, परंतु आज मेरे साथ भारी अन्याय हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के लग जाने से मेरा व्यवसाय नष्ट हो गया। कोई मेरी ओर झांकता नहीं। भला हो गांधी जी का, जिन्होंने खादी की वकालत की। खादी ना होती तो मैं बिल्कुल नष्ट हो गया होता। बताइए, कबीर जैसे महान संत का निर्वाह जिस व्यवसाय से हुआ वह आज कितना उपेक्षित है। यह पाठ लघु उद्योग और हस्तशिल्प की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं जुलाहा हूँ। मैं जुलाहा हूँ। जुलाहा मतलब जो कपड़ा बुनने वाला, उसको जुलाहा बोलते हैं। मुझे लोग कोरी, बुनकर और तंतुवाय भी कहते हैं। तंतुवाय मतलब जुलाहा, बुनकर। मेरी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना यह संसार। लो मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। विधाता, विधाता मतलब ईश्वर, हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। कहते हैं कि विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफ़ेद चादर बुनता रहता है। कहते हैं कि विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफ़ेद वस्त्र बुनता रहता है और अंधकार से रात्रि का काला वस्त्र। इससे सिद्ध हो गया कि वही हमारा पूर्वज है। वस्त्र मतलब क्या होता है? कपड़ा। ये हम ही जानते थे जिन्होंने मानव जाति को सर्वप्रथम वस्त्र प्रदान कर उन्हें सभ्यता की दीक्षा दी। जब ईश्वर के लोग नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छाना करते थे और उन्हें खेतीबाड़ी तक करना नहीं आता था, तब हमी ने ऊन से, जंगली कपास से तथा तंतुओं वाली अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार किए और लोगों की नग्नता को दूर की। तंतुओं मतलब क्या होता है? तंतुओं मतलब रेशा। आपने मनु महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने हमारे वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हो तो गृहणियों मतलब पत्नी को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया करें। सम्मान मतलब आदर करना। वेदों में भी हमारे बुने हुए वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। भूरी भूरी मतलब बहुत अधिक तारीफ करना। और कहा गया है कि वस्त्र सौंदर्य मतलब सुंदरता, स्वास्थ्य मतलब सेहत, सौंदर्य, सुंदरता और सेहत एवं आयु की वृद्धि मतलब बढ़ोतरी में सहयोगी होते हैं। हमारे महत्व का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। उसका महत्व जो है रामायण, महाभारत और जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन मतलब पुराना है। आप पूछोगे
हम वस्त्र बुनना सीखा किससे? पूछोगे हमने वस्त्र बुनना सीखा किससे? क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहते हैं। संलग्न मतलब लगातार निरंतर लगे रहना। आपने मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा, वह कितनी कुशलता से अपना जाला बुनती है। हमें उससे प्रेरणा अवश्य मिलती है, मिलती होगी। बुनने वालों में दूसरा उल्लेखनीय पक्षी है बयां। बयां एक पक्षी है। आपने देखा होगा कि बयां पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों सी आकृति के घोंसले बुनते हैं। आप लोगों ने कहीं गांव एरिया में गए होंगे, देखे होंगे कि एक बयां पक्षी होता है, चिड़िया होती है जो बोतल के आकार का अपना घोंसला बनाती है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बयां पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु अवश्य रहा होगा। हम लोग ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों को बुनकर न जाने कितने वर्षों से लोगों पर उपकार करते चले आ रहे हैं। इस परोपकार में हमें सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। हमारे बुने हुए कालीन, दरिया, शाल, दुशाले भारत के व्यवसाय को चार चांद लगा रहे हैं। व्यवसाय मतलब काम धंधा, व्यापार करना। आपने ढाका की मलमल के विषय में तो सुना ही होगा। उसका पूरा थान एक उंगली के बीच से निकल जाता, इतना मुलायम होता है कि वो एक अंगूठी के बीच से भी निकल जाता है। हमारा कर्म बहुत ही पवित्र है। दूसरों कर्म मतलब क्या होता है? काम बहुत ही पवित्र है। दूसरों के तन को ढककर उनकी लाज बचाना, सर्दी गर्मी की मार से लोगों के शरीर की रक्षा करना तथा शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करना और परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाना। आजीविका मतलब रोजी रोटी कमाने का जो साधन होता है उसे आजीविका बोलते हैं। ये पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म पवित्र हो सकता है? आपने महात्मा कबीर का नाम तो सुना ही होगा। उनके दोहे और पद भी आपने पढ़े होंगे। कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है उनमें। संत कबीर जुलाहे ही तो थे, वे कपड़ा बुनते जाते थे और दोहे सुनाते जाते थे। अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था, समाज में उनका कितना ऊंचा था, उनका नाम कितना ऊंचा था। उनका व्यक्तित्व कितने निर्भीक थे, वो कितने निर्भीक थे, वे कितने ईश्वर भक्त थे, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उनका कहना था कि किसी की जात मत पूछो और उससे जो भी ज्ञान ग्रहण करना हो कर लो। हम सदा से अपनी कला और साधना में दत्तचित्त लगे रहे हैं। दत्तचित्त मतलब ध्यान लगा करके। परंतु हमारा दुर्भाग्य मतलब बदकिस्मती, दुर्भाग्य जागा, बदकिस्मती जागी तब जब अंग्रेजी शासन ने मशीनी वस्त्रों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हम पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए तथा हम पर अत्याचार ढाने प्रारंभ कर दिए गए। धन्य है महात्मा गांधी जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया मतलब बढ़ावा दिया। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का विशेष प्रचार किया। हम डूबतों को तिनकों का सहारा मिल गया। आज खादी पहनना गर्व का विषय माना जाता है। अब खादी आधुनिकता और फैशन का पर्याय बन चुकी है। विदेशों में खादी खूब पसंद की जाती है। अब तो हम पॉलिएस्टर के मिश्रण से पोली खादी बना रहे हैं। मिश्रण मतलब मिलावट करके। हमने भी समय की रफ्तार के अनुसार चलना सीख लिया है। यद्यपि मशीनों पर वस्त्र धड़ाधड़ बुने जा रहे हैं, पर हमारे
बुने वस्त्रों की अपनी ही विशेषताएं हैं। हथकरघों पर बुने वस्त्र विश्व भर में तहलका मचा रहे हैं। भाइयों, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप आकर हमारे करघे को देखिए, कितना सादा है हमारा हथकरघा। हमारे औजार भी सीधे साधे हैं। आप चाहोगे तो हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो इसमें सही विकल्प चुनकर उस पर निशान लगाना है। तो हमने चैप्टर को पढ़ा, उसमें समझा। अब हम उसकी एक्सरसाइज में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन टिक किसमें जो सही होगा उसको टिक करेंगे। जुलाहा को लोग और क्या कहते हैं? तो उसमें आपने चैप्टर में पढ़ा कोरी, बुनकर, तंतुआए, ये तीनों ऑप्शन आपको उसमें चैप्टर में मिले, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। वस्त्रों की प्रशंसा कहाँ कहाँ मिलती है? तो हमने पढ़ा रामायण और महाभारत। कहाँ मिलती है? उसमें दिया है रामायण और महाभारत। बुनकरी के लिहाज से उल्लेखनीय जीव है, कौन है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा बया पक्षी और मकड़ी का उल्लेख किया गया है। तो इसमें गा नंबर आ जाएगा, जिसमें का और खा दोनों हैं। कहाँ की मलमल के कपड़े की पूरी थान एक अंगूठी से निकल जाती थी? कहाँ की थी? तो हमने पढ़ा चैप्टर में, उसमें ढाका दिया हुआ है, तो ढाका पे टिक करेंगे। किसके शासन में बुनकरों का पतन हुआ? तो अंग्रेजी शासन ने। जब मशीनें लगा दिया तो जो हाथ का काम था वो कम हो गया, तो अंग्रेजों के शासन में। चरखा का प्रचार किसने किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि चरखा गांधी जी का था, तो गांधी जी ने चरखे का प्रचार किया। तो बच्चों, चैप्टर ख़त्म हुआ, इसकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।